नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। शाम 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है बड़ी बहस मुकाबला का। योगी आदित्यनाथ ने लोकल बॉडी इलेक्शन में भी अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया। उन्होंने जिस मुद्दे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसी मुद्दे पर निकाय का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। योगी जहां भी जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की ही बात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्लियर है। बाबा को लगता है कि यह मुद्दा आज भी उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है और इसी पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को बैकफुट पर धकेला जा सकता है। आज योगी ने तमंचा, रंगदारी, वसूली और धमकियां देने वालों की फिर याद दिलाई। योगी हर सभा में 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले जिनका भय था, आज वही भयभीत हैं। जो तमंचा लेकर घूमते थे, वो गले में तख्ती लटका कर घूम रहे हैं। माफियाओं का बुरा वक्त चल रहा है। अतीक मुख्तार के गुर्गे फरार चल रहे हैं। इनकी अवैध संपत्तियों पर ढोलक बज रही है। दूसरी तरफ विपक्ष योगी की दावों को झूठ बताता है और पुलिस कस्टडी में हत्याओं का हवाला दे रहा है। कह रहा है कि पुलिस के सामने हत्या कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है। ऐसे में किसके दावे में कितना दम है? योगी के दावे में दम है या विरोधियों के दावे में दम है? पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी मूड में योगी आदित्यनाथ का विरोधियों पर शब्द बाण चलाना नया नहीं है, लेकिन सियासी पिच पर योगी स्ट्राइक के बाद बोल्ड हुए माफियाओं का मुद्दा फेवरेट बना हुआ है। माफियाओं का खात्मा और राष्ट्रवादियों को मौका, यही योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक की लाइन और लेंथ है। आज यूपी के 4 जिले योगी आदित्यनाथ के इस नए सियासी एजेंडे के गवाह हैं। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा और लखनऊ। मंच अलग लेकिन पंच वही। यूपी में पूरा खेला योगी बनाम माफियाओं का है। 17 के पहले पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, व्यापारियों से वसूली करते थे। आज तमंचा नहीं, आज युवाओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं। टैबलेट उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2017 के पहले व्यापारी और उद्यमी उत्तर प्रदेश से पलायन करता था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, साथ साथ नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज उन्हें स्वनिधि उपलब्ध कराई जा रही है। पहले गरीबों को उजाड़ा जाता था। कोई भी गुंडा आकर के किसी गरीब की झोपड़ी पर, उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। आज गुंडे माफियाओं की क्या स्थिति है, व्यक्ति जान रहा है। सीएम योगी का नया मॉडल माफियाओं के सफाई पर फोकस्ड है। ऐसा नहीं है कि बात विकास और व्यवस्थाओं की नहीं हो रही, लेकिन माफियाओं पर एक्शन का मुद्दा सबसे ज्यादा वोकल है। मुद्दा नंबर 1, माफियाओं का खात्मा। मुद्दा नंबर 2, राष्ट्रवादियों को मौका। मुद्दा नंबर 3, बुलडोजर एक्शन। मुद्दा नंबर 4, नो दंगा नो कर्फ्यू। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बीते तमाम भाषणों में खुलकर माफियाओं पर एक्शन का दंभ भरा, उसे विरोधियों के लिए खुली चुनौती कहा जाए तो गलत नहीं है। मतलब साफ है, फिलहाल यूपी में 2 ही खेमे हैं। या तो आप बुलडोजर प्रेमी हैं या फिर आप अतीक प्रेमी, यानी या तो आप साथ हैं या खिलाफ। दोनों के मुद्दे भी बिल्कुल साफ हैं। माफिया प्रेमियों का कहना है कि जाति धर्म देखकर एक्शन हो रहा है, तो बुलडोजर प्रेमी कह रहे हैं हर माफिया का नंबर आएगा। माफिया प्रेमी कह रहे हैं यूपी में तमंचा हावी है। बुलडोजर प्रेमी कह रहे हैं अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। माफिया प्रेमियों का कहना है कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बुलडोजर प्रेमी कह रहे हैं कानून को फ्री हैंड मिला है। माफिया प्रेमियों का दावा है कि लोगों में डर और आक्रोश है। बुलडोजर प्रेमी कह रहे हैं नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। बीते कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ बयानों से यह भी जाहिर हुआ है कि उनके बयान ही अब उनका शासन है। यानी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का संकल्प हो या नो कर्फ्यू नो दंगा का दावा, योगी का यही विजन है, यही थीम है और अब योगी मॉडल का यही नारा है। यही वजह है कि लगातार योगी इन्हीं नारों के जरिए साफ संकेत दे रहे हैं। योगी ने सोमवार को अमरोहा में कहा, हमने ढोलक बजाकर माफियाओं को रसातल में पहुंचाया। मंगलवार को उन्नाव में कहा, गले में तख्ता टांगकर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं माफिया। बुधवार को योगी ने मंड्या में कहा, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा।
वहीं गुरुवार को मथुरा में उन्होंने कहा तमंचे वाले टैबलेट पर आ गए हैं। तो ये बयान सियासत में नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं। लोगों को योगी का यह एक्शन रास आ रहा है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में बीजेपी का यही नारा, यही विजन और यही रोड मैप होगा तो ये गलत नहीं है। इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमानों को हमने इंडिया टीवी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। कौशल कांत मिश्रा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा सुबुई खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और हाफिज गुलाम सरवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है AIUMM के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, आपसे ही शुरू करता हूं। बाबा की लाइन तो क्लियर है, अपराध कंट्रोल के ऊपर वोट मांगेंगे, विकास के ऊपर वोट मांगेंगे, धर्म जाति के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। आप लोग अतीक के मारे जाने पर हिंदू मुसलमान करते रहिए, भाईचारा करते रहिए। बाबा की लाइन क्लियर है कि अपराध और अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखेंगे और हमारी सरकार को आप वोट करते रहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमको मजबूत विपक्ष बनाया है। हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति बनती है और इसीलिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं योगी सरकार से। हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनके लॉ एंड ऑर्डर पे। आज स्थिति ये आ गई है, पहले हत्याएं प्रदेश की में सरकारें और भी रही हैं, विपरीत भी रही हैं, लेकिन कभी लाइव हत्या नहीं होती थी। आज माननीय योगी जी ने इस प्रदेश को लाइव हत्या प्रदेश बनाया। अब हत्याएं लाइव होने लग गई है। ये योगी राज की सफलता मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहूँगा योगी जी को कि 3 नए डॉन की लॉन्चिंग हो गई उनके कार्यकाल में। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब किसानों की हत्या होती है, किसी आतंकवादी की आवश्यकता नहीं होती, किसी टेररिस्ट की आवश्यकता नहीं होती, किसी क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही निकल पड़ता है अपनी थार लेकर और उनकी हत्या होने का काम करता है। आप देखिए, छात्रा परीक्षा देने जा रही है जालौन में, उसकी हत्या हो जा रही है। आप देखिए कि बलिया में छात्र नेता हेमंत यादव की हत्या हो गई। आप देखिए, झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई और उसकी पत्नी को न्याय नहीं मिला तो उसने सुसाइड करने का काम करा। गाजियाबाद में जिम ट्रेनर जितेंद्र, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि बाबा ने जिस तरह से माफियाओं और अपराधियों का एनकाउंटर किया, आपके धर्म के आधार की राजनीति की और जातिवादी राजनीति का भी एनकाउंटर कर दिया क्या? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी की लाइन बहुत स्पष्ट है। ना हम धर्म की राजनीति कर रहे, हमारी जो जवाबदेही बनती है वो 30 करोड़ लोगों के प्रति बनती है। हम लोगों को विपक्ष बनाया, लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग योगी सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और ये हमारा संवैधानिक दायित्व बनता है। जो जनता ने हम पे विश्वास करा है, हमारा प्रश्न लॉ एंड ऑर्डर पे है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, उमेश पाल को खरोंच भी नहीं आ पाई जो इसमें गवाह थे, लेकिन योगी सरकार में उनकी हत्या हो गई। दिन दहाड़े प्रयागराज में मैं आपके जवाब को अगर दूसरी तरह से देखूं, मैं आपसे यह कहूं कि आपको विपक्ष में जनता ने इसलिए बिठाया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसलिए आपको विपक्ष में बिठाने का काम किया और बीजेपी की सरकार को लाने का काम किया। सुबही खान, मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये गैंगस्टर माफिया जो हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, अपराध करते समय ये देखता ही नहीं था कि उसके सामने कौन है। इवन मदरसे से छोटी बच्ची को उठाकर उनके भाई गैंगरेप करते थे, ये जग जाहिर है। ISI से उनके कनेक्शन क्या थे ये सबको पता है। और मुसलमान बच्चों को वो गैंगस्टर माफिया बनाते थे, ये भी जग जाहिर है। उसके बावजूद ये प्रयोग जो हो रहा है, इस पे हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको एक पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। अभी भाई साहब ने कहा 30 करोड़ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जातीय विविधताएं पूरे भारत की उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। आप देखिए 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश को बहुत ही कुशलता के साथ और ताकत के साथ योगी जी ने संभाला तो किस तरह का प्रयोग इन लोगों ने किया। विकास दुबे का अगर एक माफिया का एनकाउंटर होता है तो अरे योगी काल में ब्राह्मणों के साथ बुरा हो रहा है। हाथरस प्रकरण हम सब लोग जानते हैं, 4 ठाकुर लड़कों को आरोपी बनाया गया एक बच्ची के साथ दुष्कर्म में, दलित बच्ची के साथ। अरे देखिए, योगी काल में ठाकुर लड़के दलित बच्ची का रेप कर रहे हैं, ये नैरेटिव बना। कई चरणों की जांच के बाद, फोरेंसिक जांच के बाद पता चला कि लड़कों ने दुष्कर्म नहीं किया था। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। एक भी लड़के पर दुष्कर्म के आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन नैरेटिव बनाया गया कि देखिए योगी काल में दलितों के साथ क्या हो रहा है। उसी समय मैं उत्तर प्रदेश प्रवास पर थी, जिस अभियान पे मैं काम कर रही हूं, राष्ट्र जागरण अभियान। उसी समय बलरामपुर में एक्चुअली एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन चारों आरोपी मुसलमान थे। तो ना भीम आर्मी वाले बोले थे,
ना कांग्रेस बोली थी, ना समाजवादी पार्टी बोली थी, क्योंकि आरोपी उनकी तुष्टीकरण करने वाले वोट बैंक के लोग थे। एक हमने सुना था न्यूज टीवी पर कि एक मुसलमान की दाढ़ी काट दी योगी राज में। जब जांच हुई तो पता चला कि वो कोई ताबीज बनाने वाला व्यक्ति था, उसका ताबीज फेल हो गया, तो मुसलमानों ने ही मुसलमान की दाढ़ी काटी थी आपसी रंजिश में। तो ये प्रयोग हमें समझना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जातिवादी नहीं है। उत्तर प्रदेश का भूमनोविज्ञान जातिवाद से और संप्रदाय से प्रभावित होता है, इसलिए ये लोग बार बार किसी भी इशू को, किसी भी मुद्दे को उठाकर योगी जी को बदनाम करने के लिए बांटने की कोशिश करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। सुबई खान, मैं सरवर जी के पास जा रहा हूं। सरवर जी, जो सवाल सुबई खान उठा रहे हैं, योगी के खिलाफ मुद्दा नहीं है। योगी विकास पे बात करते हैं, अपराध पे बात करते हैं। योगी हिंदू मुसलमान पर बात नहीं करते हैं। योगी कहते हैं विकास के नाम पर वोट करो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जिस तरह से मेंटेन किया है उसके नाम पर वोट करो। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। सवाल इस बात को लेकर आता है कि जब उनके खिलाफ मुद्दा नहीं है तो मुसलमानों को उनके खिलाफ खड़ा करने के लिए, ब्राह्मणों को उनके खिलाफ खड़ा करने के लिए, अन्य जातियों को उनके खिलाफ खड़ा करने के लिए टूलकिट गैंग का प्रयोग किया जाता है। सरवर जी, मुझे लगता है आप लोगों को शायद वो भाषण तो याद ही होगा चुनाव में, जब योगी जी पूरी तरह से फुल फॉर्म में थे। 17 वाली कहानी तो छोड़ दी, अभी 22 की बता रहा हूँ, जिसमें कब्रिस्तान और शमशान और 80-20 इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ही किया था। मैं समझता हूँ और किसी नेता ने नहीं किया था। क्या अच्छा होता कि जो बातें टूल किट्स के द्वारा कही जा रही हैं, इसको ज़रा सा मैं आप बदल रहा हूँ। आप कह रहे हैं इधर टूल किट्स, मैं कह रहा हूँ उधर टूल किट्स। कुछ मनोवैज्ञानिक शब्द गढ़े गए हैं और वो भाजपा समर्थक लोग उस शब्दों का खूब इस्तेमाल करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक शब्द ये है कि यदि कोई सवाल आपसे पूछे कि पुलिस के कब्जे में, जुडिशियल कस्टडी में आखिर इस तरह से 3 हत्यारों ने अतीक अशरफ की हत्या क्यों कर दी, ये सवाल संवैधानिक सवाल है, कोई भी कर सकता है, करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। ये संवैधानिक सवाल कैसे हो गया? 5 सेकंड मैं बोलिए, लेकिन ये संवैधानिक सवाल कैसे हो गया? 5 सेकंड जुमला पूरा। ज्यों ये सवाल कोई करता है कि भाई ये हो कैसे गया, क्यों वो गैंग जो टूल किट है वो देखो ये अतीक का सपोर्ट कर रहा है। अरे भाई अतीक का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आपसे सवाल पूछ रहा, आप लॉ एंड ऑर्डर का ढोल जो कर्नाटक तक पीट रहे हैं, तो यही तो लॉ एंड ऑर्डर आपका है कि कोई भी किसी की हत्या कर दे रहा सड़क पर और आप आरोप लगा रहे हैं ये तो सपा ने पाला था। अब आप जो सूचियां आई हैं और आप जो सूचियां सरकार की तरफ से कही जा रही कि आई हैं, और उन सूचियों में जो लोग अभी छूट गए, वो लिस्ट भी मेरे पास है, मैं बताऊंगा बाद में, तो वो किसका पाला हुआ है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ये मनोवैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। तकलीफ किस बात की है? अतीक के मारे जाने की तकलीफ है? किसको तकलीफ है? अपराध बढ़ने की तकलीफ आपको? अपराध बढ़ने की तकलीफ है? मनोवैज्ञानिक शब्द इस्तेमाल कर नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक शब्द, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। देखिए 3 आतंकी कहां से आए, मैं खुलकर, और वो जिगाना पिस्टल किसने दिया, इस पर बहस कीजिए। मैं बताता हूं। अतीक को लेकर जो सवाल आप पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए आपको तकलीफ किस बात की? अतीक के मारे जाने की तकलीफ है, या उस हत्या की तकलीफ है, उस अपराध की तकलीफ है जो उत्तर प्रदेश में हुआ, या उन जैसे तमाम अपराधों की तकलीफ है जिसके खिलाफ ऐसे ही मुखर होकर आप पहले भी बोलते रहे हैं, या सिर्फ अतीक की हत्या पर आप इतना मजबूती से सवाल उठा रहे हैं? नहीं, आपने अपने चैनल में जब भी जिस विषय पर भी बुलाया होगा, मुझे लगता मैं मुखर ही होकर अपने जो योग्यता हमारी है उसके अनुसार बोलता रहा हूं। एक आपने बहुत क्लियर कट क्वेश्चन किया है। सबसे पहले अफसोस और दुख, आपने कहा दुख क्यों है? दुख है उमेश पाल की हत्या हो गई। जब अतीक माफिया जेल में है, अशरफ माफिया जेल में है, किस माफिया ने ये सारा खेल खेल दिया, और किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर आपका था जिसमें सुरक्षा बल भी उसकी सुरक्षा में लगाए गए थे। दुर्घटना ऐसी हुई कि वो सुरक्षा बल भी शहीद हो गया। तो सवाल सरकार से मत पूछिए, वो अखिलेश के लोग मारने वाले थे, सरकार आपकी है, मारने वाले अखिलेश के थे, चलिए वो भी गया। अब फिर अतीक को खींच के लाया आपने साबरमती से, अब उसको भी उसी सरजमीन पर मार दिया गया, वो भी मत पूछिए क्योंकि वो भी अखिलेश के थे। तो ये 2 पिस्टल जो तुर्की मेड पकड़ाया है, अब तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों पिस्टल किसने दिया उन अपराधियों को, इस पर बहस 10 दिन कराइए, वो मुजरिम सामने आ जाए, बात खत्म हो जाए। वही तो असल सवाल है कि अब तो ना अतीक रहा, ना अशरफ रहा, ना असद रहा, ना मुख्तार रहा, कोई मर चुका, कोई जेल में है। तो अब ये पिस्टल सप्लायर कौन है? तकलीफ इस बात की है,
तकलीफ इस पिस्टल बात की सप्लायर कौन है? कि अतीक अशरफ मर गए और बाकी जेल में हैं। बाकी जेल में है, तो इसलिए पीड़ा है आपको। नहीं, उसके बाद जो अभी दलित के घर, अभी दलित ठीक है, का मैं इन्होंने कौशल जिक्र कांत किया। मिश्रा से जवाब ले रहा हूं, उन्नाव अभी में लंबा हो जेल गया। से निकल सरवर कर जी ठीक है, उस लड़की के कौशल घर में कांत हाथ मिश्रा जी किसने लगाया? अतीक ठीक का है, भूत। कौशल कांत मिश्रा जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे मेंटेन है जब इतनी हत्याएं हो रही हैं? सरवर जी का सवाल है। विवेक जी देखिए, एक गुंडा अतीक था कौन? एक ऐसा दुर्दांत गुंडा जिसके अपराध की तूती पूरे उत्तर प्रदेश में बोलती थी, और वो तूती ऐसे बोलती थी कि प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अपने स्टेज पे उसको बुलाता है, उसके लिए कुर्सी आगे लगाता है और अपने कुत्ते से हाथ मिलवाता है। ये तूती बोलती थी। वो एक ऐसा गुंडा था जिसने एक आदमी की पूरी खाल खींच ली, खाल खींच करके उसको चौराहे पे इलाहाबाद के बिठा दिया और फिर पुलिस को फोन करके बुलाया। ये ऐसा गुंडा था जिसने 25 से 30 पुलिस वालों को अपने घर में बंद कर दिया, और अखिलेश समाजवादी सरकार के चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़ के मतलब मुरव्वत चिरौरी करते हुए बोले कि छोड़ दिया जाए। ऐसे गुंडे के मरने के बाद संविधान खतरे में आ जाता है। संविधान तब खतरे में नहीं आया था जब राजू पाल मतलब वो की हत्या हुई थी। इनकी सहमति हत्या सुनिए ना, राजू पाल की जब हत्या सड़क पे दौड़ा के हुई थी, वो सिटिंग एमएलए था। कृष्णानंद राय की हत्या जब 700 राउंड गोलियां चली थी, तब वो सिटिंग एमएलए था, तब कानून की हत्या नहीं हुई थी। मेरी समस्या विपक्ष की है कि जिनको अतीक मुख्तार में एक मुसलमान नजर आता है, जिनको विकास दुबे में एक हिंदू और ब्राह्मण नजर आता है, उन्हें अपने चश्मे को बदलना पड़ेगा, उनको देखने का नजरिए को बदलने पड़ेगा। आज प्रदेश में हर अपराधी डर रहा है, कांप रहा है। पहले माफिया जेल से निकलते जाकर आग लगा दे रहा। अरे सुन लीजिए ना, जेल से निकल के नहीं, आपके जमाने में तो चीफ मिनिस्टर के साथ कुर्सी पे बैठ कर जो हत्याएं कर रहा था, जेल से निकलकर हुजूर आग जो लगाया उस पर बोलिए ना। और जेल से निकला और पीड़िता के घर में सरवर जी तो पूरा कर लेंगे, फिर आऊंगा। समाजवादी पार्टी ने उसको अपना एमएलए का टिकट दिया, उसको अपना एमपी का टिकट दिया, उसको सांसद बना के भेजा। वार है समाजवादी का तुष्टीकरण। क्यों तुष्टीकरण किया? क्योंकि उससे कुछ वोट बैंक मिल जाएंगे। हमारी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, वो किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म का हो, और हमारा क्लियर नाता है सबका साथ, सबका विकास। व्हाइट पेपर जारी करेंगे कि आपकी पार्टी में कोई अपराधी नहीं है। आज प्रदेश माफिया मुक्त और महोत्सव युक्त हो चुका है। आज देखिए, इतनी सारी रैलियां निकली रामनवमी पे, एक भी दंगा नहीं हुआ। वहीं दूसरे प्रदेशों में देखिए दंगे हो। तो ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी आपका जवाब आ गया। मैं प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूं। प्रोफेसर साहब, वो कह रहे हैं कि पहले अतीक और मुख्तार जैसे माफिया और बाहुबलियों को लाडलों की तरह पाला जाता था। उनका कहने का मतलब वही था, जिस तरह से मंच पर बिठाना, मंच साझा करना, राजनीतिक रैलियों में आमंत्रित करना, राजनीतिक रैलियों का हिस्सा बनाना, राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनाना, तुष्टीकरण की बात करना, यह सब अब बंद हो चुका है। योगी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, और माफिया खल्लास। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी का जवाब दे दूं जी। आज योगी सरकार में आपका एक बहुत सम्मानित चैनल है, और पूरे देश ने दिखाया कैसे माफिया क्रिकेट खेलता हुआ ये योगी राज में है। क्योंकि जाति विशेष के अपराधियों के लिए अलग परिभाषा है, अन्य लोगों के लिए अलग परिभाषा है। इसके साथ साथ मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो निर्दलीय चुनाव जीता था सबसे पहले। हाँ, ये जरूर सच है कि हमारी पार्टी ने उसको टिकट दिया और वो जीते। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ा सच है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको सार्वजनिक मंच पे धक्के देके निकाला, उनका पार्टी का टिकट काटा। ये लड़ाई नहीं, आज क्यों नहीं बताने चाह रहे भारतीय जनता पार्टी वो किस पार्टी के सदस्य थे, और इनके सहयोगी अपना दल में से भी वो टिकट लड़े। तो निश्चित तौर पर जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिसको कई लोग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट को कि इनकी रक्षा हम करेंगे। हम जो लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, जो कस्टोरियल डेथ हुई है, अभिरक्षा में का जो वचन दिया था सरकार ने, उसमें वो फेलियर हुई है। इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी लड़ाई मैं इस डिबेट को एक लेवल और ऊपर लेके चलता हूं। मैं आपसे एक और छोटा सवाल पूछता हूं। योगी अपराध पर लगाम को, माफियाओं को, बाहुबलियों को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं निकाय चुनाव में भी, और जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव में भी इसी को मुद्दा बनाएंगे। आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? आप क्या बताएंगे सपा राज में क्या होता था? वो फिर बात करेंगे, अतीक और मुख्तार की बात करेंगे, वो माफियाओं की बात करेंगे फिर कैसे इस चुनौती का सामना करेंगे आप? जल्दी से। हाँ। देखिए, जो मुख्यमंत्री 80-20 की बात करके चुनाव जीते हो, तो उनसे हम आशा भी नहीं करते। वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और 403 विधानसभा में एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देते। ये किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, किस तरह प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? निश्चित तौर पर ये भी कौशल कांत जी, एक सेकंड आ रहा हूं मैं। सुबुई खान कुछ कहना चाह रही है, एक सेकंड आ रहा हूं।
कौशल कांत जी एक सेकंड आ रहा हूं, हाँ पूरा कीजिए आप जी, जल्दी, जी। पूरा कीजिए सर। सुबह एक 403 सेकंड। विधानसभा में उत्तर प्रदेश में एक अल्पसंख्यक समाज का योग्य पात्र नहीं है। ये किस प्रकार कहता है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। निश्चित तौर पे जो इनकी नीयत है और नीति जी। है वो दोनों ठीक नहीं है। जी। और हम लोग जो जवाब मांग रहे हैं माननीय जी। अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर साहब, ये तो तुम्हें लॉ जी। एंड ऑर्डर पे। जी देखिए, ठीक यही है समस्या प्रोफेसर है। सुबह जी मैं आ रहा हूं, अभी भी आप उस सवाल पे नहीं आ रहे हैं। अपराध दोनों अगर 5-5 साल कंपैरिजन करेंगे तो वो किस स्थिति में आकलन उसका बैठेगा, उस सवाल पे वो आपको लाना चाह रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है वो लाना चाह रही है। सुबह ही इसका जवाब दे रहे हैं, इसके बाद मोटा मोटा कंपैरिजन कर देंगे। 2016 में एनसीआरबी का आंकड़े क्या कहते हैं, 2020 में एनसीआरबी का आंकड़े क्या कहते हैं। सुबह ही उसका सर्वर आपके पास आ रहा जी हूं। जी देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बोला अल्पसंख्यक समाज को एक भी टिकट नहीं दे रहे। मैं इस बात को एक गाली की तरह महसूस करती हूं। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूं, तो मैं अल्पसंख्यक नहीं हो जाती हूं और लाडली होती हूं। मुसलमानों को आप लोग चाहते हैं कि वो मुख्यधारा का हिस्सा ना बने, अपने आप को अल्पसंख्यक मानता रहे। मुसलमान कोई भिखारी नहीं है कि टिकट मिलने या ना मिलने के आधार पर यह तय होगा कि वो सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि समस्या का समाधान आपको समस्या में ही मिलता है। योगी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सोचिए क्या है उनकी सबसे बड़ी ताकत? उनकी ताकत है कि वो एक योगी हैं जो अपना पिंडदान करके योगी बनाओ, जिसको अपने शरीर से भी मोह ना हो, जो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में ना गया हो, वो है माननीय योगी आदित्यनाथ। उस ताकत को तोड़ने के लिए ये लोग कभी संप्रदाय को भड़काने की कोशिश करते हैं, कभी जाति को भड़काने की कोशिश करते हैं। अरे मेरिट पे चैलेंज करिए ना आप उस आदमी को। आप करप्शन का कोई चार्ज प्रूव करिए, आप चरित्रहीनता का कोई चार्ज प्रूव करिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कमी निकाल कर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड दिखाइए, ऑर्डर पर बात महिला करें, सुरक्षा में कोई कमी निकाल कर यही दिखाइए। योगी जी वही है, पुरानी जो कि कैसे, सर्वर जी एक-एक करके, वही एक-एक पुरानी करके, कैसे। ओबीसी समाज के एक सेकंड सर्वर जी, एक सेकंड यही होगी उनको योगी पूरा जी कर है, लीजिए। जो ओबीसी समाज प्रोफेसर के साहब, मुख्यमंत्री देखिए, को मेरी बात पूरी नहीं मुख्यमंत्री होने के दी। घर जोशी को जी। धुलवाने का काम करते हैं। जी। ये यही ठीक योगी है। जी है जो गंगा जल देखिए, से हाँ, जोशी जी, एक सेकंड। मेरी एक-एक बात करके, पूरी नहीं हाँ। होने दी आप उन्होंने। जल्दी से पूरा कर लीजिए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं। मैंने फैशन डिजाइनिंग करी है उत्तर प्रदेश से। गंगा प्लाजा करके एक जगह थी, वहां से रिक्शा करके जब हम घर जाते थे ना लड़कियां, तो शाम को वो 10 मिनट की रिक्शे की राइड दूभर होती थी हमारे लिए। तमंचे लिए हुए लड़के गाड़ी भर भर के लड़कियों का पीछा करते थे। रामपुर में जो ये अभी एक हिस्टोरिकल विन हुई है ना, जो आजम खान वाले क्षेत्र हारे हैं, किसी कैंडिडेट की वजह से नहीं हारे, माननीय योगी आदित्यनाथ की वजह से जीते हैं, क्योंकि हमने वहां प्रवास करके मुस्लिम महिलाओं से ठीक है। संवाद किया। आप सीधा मुस्लिम सवाल महिला पूछ रहे हैं कि कहती है आज मुसलमानों को महिला किसी सुरक्षित टूलकिट का है हिस्सा क्यों उत्तर बनने देते प्रदेश हैं। में। मैं सरवर जी से इसका जवाब ले लूं, फिर मैं कौशल कांत मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। गुलाम सरवर जी, सवाल सीधा सा है, मुसलमान किसी टूलकिट का हिस्सा तो नहीं हो सकते ना, या माइनॉरिटी के नाम पर, या फिर अतीक को मार दिया इस नाम पर। मुसलमान तो इस देश के ही है। नहीं, आपको डाउट है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, डाउट किसी को है, डाउट जिनको है वो तो भाषण में कह रहे हैं, वो अपने भाषणों में कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तानियों का वोट नहीं चाहिए। इसका मतलब इससे पहले आपको पाकिस्तानी वोट देता था क्या? कौशल कांत जी, एक सेकंड। जब आपको पाकिस्तानी कभी वोट ही नहीं दिया तो ये मंच पे आके कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? अभी कर्नाटक चुनाव में कहा गया जी कि मुझे पाकिस्तानियों का वोट नहीं चाहिए। जी। अरे भाई साहब, अरे क्या एक क्या सेकंड। नई नई बात कर रहे हैं कौशल कांत जी, एक सेकंड। अब एक बात, अब मुद्दे पर आइए, लॉ एंड ऑर्डर वाली बात पर आइए। अब देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर जान लीजिए हाँ। कि इस देश में 1950 से लगातार एक नई सियासत शुरू हुई, कॉमनल पॉलिटिक्स। कॉमन पॉलिटिक्स करने वाले जितने लोग, जिन लोगों ने भी कोशिश की, वो कॉमनल पॉलिटिक्स के सामने घुटने टेक दिए। आज दुर्भाग्य से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने वाले भी कॉमनल पॉलिटिक्स के सामने घुटने टेके हुए हैं। आप कहते हैं कि सारे माफियाओं पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, फिर आपके टीवी डिबेट में सिर्फ अतीक और मुख्तार क्यों? जाहिर सी बात है, दर्जनों हैं, आप उस पर भी कर लीजिए एक दो दिन। विकास दुबे जब मारा गया था तभी, विकास दुबे जब मारा गया था तभी उस पर डिबेट हुई थी, तभी उस पर सवाल उठाए गए थे, तभी उस पर जांच हुई थी, तभी न्यायिक समिति का गठन किया गया था। आज तकलीफ तब होती है जब आप लोग सिर्फ अतीक और अशरफ की बात करते हैं। भुना रहे योगी जी। तकलीफ तब होती है, सवाल तब उठते हैं। योगी की ताकत जो है वो, योगी जी की ताकत तो मुसलमान है। आज मुसलमान साइलेंट हो जाए, जो इन्होंने भाषण में कहा ना, शिमला बना दूंगा। मुसलमानों तुम शिमला ही बन जाओ, बर्फ बन जाओ, इनको छोड़ दो एकदम खुला सांड की तरह, जो होगा हो जाएगा, बिल्कुल इंटरफेयर ना करो। जो बोलते हैं हम रिएक्शन, उसी का वोट इनको मिलता है। हम लोगों का बोलना और भारतीय जनता पार्टी का वोट गुरो होना, यही मुसीबत। ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ये विक्टिम मत बनिए, ये विक्टिम बनने की जगह नहीं है। ये जो बरगलाने और गुमराह करने का काम आप लोग करते हैं ना, ये टीवी पर बंद कर दीजिए। मैं एक सेकंड, सुबह में आ रहा हूं। कौशल कांत कुछ कह रहे हैं, देखिए विक्टिम माफियाओं को कर रहे थे। अब आप सुनिए, मैं आंकड़े बताता हूं। एक सेकंड कौशल कांत जी, मैं आ रहा हूं।
2020 के एनसीआरबी का आंकड़े और 2016 के एनसीआरबी का आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा। मोटा मोटी बताता हूं, हत्या के मामले 2016 में 4,889, वहीं 2020 में घटकर 3,468। बलवा के मामले 5,376 2020 में, वहीं 2016 में 8,018। तो जब अपराध का ग्राफ गिरा है तो लोगों को फायदा है, आम लोगों को फायदा है। आप लोग टीवी डिबेट में विक्टिम कार्ड खेलकर राजनीति करेंगे तो इससे आम लोगों को क्या लेना देना। कौशलकांत मिश्रा कुछ कह रहे हैं। कौशलकांत मिश्रा जी, देखिए, मैं अपने मित्र की बात सुन रहा था, अजगर साहब की, सरवर साहब की। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानियों को वोट नहीं चाहिए। तो सच्चाई ये है कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, तो हमें उनका वोट नहीं चाहिए। ये सच्चाई है। जो लोग तुष्टीकरण करते आए हैं उनका वोट हमें नहीं चाहिए। आप ये समझिए कि इनके समय में जब गुंडे की सरकार होती थी, चाहे अतीक हो, आजम हो, मुख्तार हो, मुकीम, काला फुरकान, लाइन लगी हुई है। और यही नहीं, गायत्री प्रजापति, मोनू सिंह, अभय सिंह, रामू, लाइन लगी हुई है भाई। इतने गुंडे हैं। और इनके लिए हमारा नारा नहीं था, बसपा का नारा होता था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। यह नारा हमने नहीं बनाया था। और अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, समाजवादी के प्रवक्ता कि भास्कर जी की ओबीसी की बात कर रहे थे। अरे ये तो वही सरकार है ना जिन्होंने दलित महिला सीएम, एक्स सीएम मायावती के घर में घुस करके गेस्ट हाउस कांड किया था। और उस गेस्ट हाउस कांड में इसी अतीक ने इनका साथ दिया था। और उसी के पुरस्कार के तौर पर उन्हें एमपी का टिकट मिला था। कि यही समाजवादी पार्टी है ना। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसके बारे में कहा जाता था एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर एक पर्टिकुलर जाति, बोला जाता था ना। ये फैक्टर हम नहीं लेके आए थे, ये फैक्टर यही लेके आए थे। ये वही उत्तर प्रदेश था जब कोई भी एफआईआर करने के पहले सीएम से पूछा जाता था कि कोई इन दो कम्युनिटी का अगर कोई आदमी हो तो उसके ऊपर एफआईआर हो या ना हो। ये इन्हीं के जमाने में सरकार होती थी ना। आज एनसीआरबी के डेटा कंपेयर आप बता रहे हैं, मोटा मोटा देखा जाए तो पहले के इनके सालों से लेकर आज के 7 सालों का कंपेरिजन किया जाए तो करीब 15% से कम एनसीआरबी के डेटा में कमी आई है। ठीक है कौशलकांत जी, आ रहा हूं वापस। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जोशी जी, मैं फिर से वहीं पर आता हूं। अपराध में कमी आई है। दोबारा जब उत्तर प्रदेश में पिछले साल 2022 में चुनाव हुए, मैं खुद कवर कर रहा था उत्तर प्रदेश चुनाव को, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा था। लोग इस बात को मान रहे थे कि अपराध में कमी आई है, लोगों को जीने में सहूलियत हुई है क्योंकि गुंडों का हौसला पस्त पड़ा है। और आज फिर से योगी आदित्यनाथ जब किसी सभा में जाते हैं तो इसी बात को दोहराते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा, बड़ा विषय बनेगा। ये आपके सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। पहले तो मैं आदरणीय बहन जी की बात का जवाब दे दूं। अभी बहन जी योगी जी का बड़ा गुणगान करने का काम कर रही थी। मैं आज के संविधान में देश आजादी के बाद माननीय सर थोड़ा सा बोल लूं सर, कभी इंटरप्ट नहीं करता मैं। डॉक्टर साहब आई नो यू, आई नेवर इंटरव्यू। ठीक है कौशलकांत जी, जवाब ले लेते हैं। मैं बताता हूं माननीय योगी जी किस विचारधारा के व्यक्ति हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आए हुए, उनके घर को गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। तो क्या ये विचार देश में नहीं जाता कि वो किस तरह की। मैं एक उनको पूरा कर ले दीजिए कौशलकांत जी। ठीक है, एक एक करके उनको पूरा कर लीजिए। किसी के टाइम पे नहीं बोलते। मैं इस बात की मैं भी उनके लिए वकालत करूंगा। बोलिए जोशी जी। तो प्रश्न ये है, क्या अभी तक माननीय योगी जी जो जाति अस्पृश्यता, आपने वर्ड सुना होगा, उसको फॉलो करते हैं? क्या गंगा जल से धुलवाने की आवश्यकता है? और वो आज के समय में जब देश आजाद हुआ, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं योगी जी देश को? एक उदाहरण देती और आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो हमारी जो लड़ाई है, हम लोग, जो मैंने पहले ही कहा आपसे, हम लोग केवल लॉ एंड ऑर्डर पे इस सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पे हम लोग इसको आंदोलन बना रहे हैं। ठीक है, जाति जनगणना और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। मैं जवाब लूंगा आप लोगों बाकी मेहमानों से। मुकाबला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मुकाबला में बहस इस बात को लेकर हो रही है कि आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे, चाहे वो निकाय का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में पक्ष बनाम विपक्ष के बीच लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम मुद्दा होगा। और योगी आदित्यनाथ ने आज से साफ भी कर दिया। ब्रेक पर जाने से पहले सुबुई आप जवाब देना चाह रही थी जो सवाल प्रोफेसर साहब उठा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लेकर ही वो निकाय चुनाव में भी जाएंगे और 24 में भी जाएंगे। जी देखिए, अभी आदरणीय भाई साहब ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ओबीसी कैटेगरी के अगेंस्ट हैं। इन्होंने ये इल्जाम लगाया। मैं कोई आपकी ओपिनियन पे अपनी ओपिनियन नहीं दूंगी, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगी। एक्चुअली
हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में उत्तर प्रदेश की कई जिलों में घूमे हैं, तो आपकी हर बात को विद एग्जाम्पल्स में काउंटर कर सकती हूं। उत्तर प्रदेश में एक जनजाति है थारू जनजाति, कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती हैं। हम लोग प्रवास करते हुए पहुंचे बलरामपुर, भारत का आखिरी गांव भौरीसाल, जिसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। इवन भौरीसाल तक सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, थारू जनजाति की बच्चियों के लिए स्कूल्स बने हुए हैं, ऐसे स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। मेरी ट्विटर प्रोफाइल जाकर खोले लोग, वो तस्वीरें देखें, आंखें चौंधिया जाएंगी आपकी। वहां के लोग कहते हैं कि कोई भी फाइल योगी आदित्यनाथ जी की टेबल पर पहुंच जाए और उन्हें पता चले कि ये थारू जनजाति की है, तो उस पर तुरंत साइन करते हैं। एससीज, एसटीज, ओबीसी के लिए वो दिल खोल के काम कर रहे हैं। हमारे बीच अकारण बेबुनियाद बातें जब ये लोग करते हैं अपने निजी मुद्दों की कमी का आरोप आप लगा रही हैं, प्रोफेसर साहब जवाब दूंगा मैं। लेकिन इस बीच पैनल में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। आप सभी को दिख रहे होंगे। राकेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, प्रोफेसर साहब जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से एक प्रवक्ता के तौर पर आज जुड़े हैं, वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ही अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। देखिए, ये सच्चाई है कि बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुनाव का सबसे प्राइम मुद्दा रहा है। मैं आपको अगर स्लोगन्स के जरिए याद दिलाऊं तो उत्तर प्रदेश की जनता विशेष तौर पर इसको याद कर लेगी कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था कि चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। लेकिन 5 वर्ष में बसपा शासनकाल में इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई कि नारा परिवर्तित हो गया कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मुंह गल रहे छाती पर। यानी कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता था। और अखिलेश यादव तो अपने शासनकाल में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को अपने साथ लेकर के आए थे और एक स्लोगन विज्ञापन कराया था कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के मसले पर आज ही जाकर के सरकारें बदलती रहती थी। 37 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा जब उत्तर प्रदेश की जनता ने कानून व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ पर मुहर लगाने का काम किया कि योगी आदित्यनाथ शासनकाल में हमने संगठित अपराध की कमर तोड़ने का काम किया। वरना कोई भी सरकार रहती हो, वो मेरी जाति का है, ये मेरे मजहब का है, इसका वोट बैंक क्या है, इसके आधार पर अपराधियों पर कार्रवाई करने से बचा करती थी। कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटती थी, पुलिस कार्रवाई के लिए जाती थी, तो पुलिस के लिए टेलीफोन लखनऊ से जाता था। चाचा जान का फोन है, चाचा का फोन है, फोन पहुंच जाता था और कार्रवाई रुक जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस को खुली छूट दी और इसके कारण से आज 183 अपराधी इहलोक से परलोक जा चुके हैं। और उसमें किसी जाति नहीं, किसी मजहब नहीं। जिस अपराधी ने दुस्साहस किया कि वो खाकी वर्दी पर गोली चलाएगा, वहां पुलिस कर्मियों ने अपने काम को अंजाम देने का मैं इसका जवाब जी त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं। सरवर जी, कार्रवाई अपराधियों पर होती है, लेकिन आप जैसे कुछ लोग इसे हिंदू मुसलमान बनाते हैं। आप जैसे कहने लगते हैं मुसलमानों को सताया जा रहा है। अरे भाई, जब पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ गिरा है तो इससे फायदा उत्तर प्रदेश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको हो रहा है। सबका विकास हो रहा है, सब सहूलियत से रह रहे हैं, भय मुक्त होकर रह रहे हैं। फिर आपको जब अपना चुनावी एजेंडा सेट करना होता है, राजनीतिक एजेंडा सेट करना होता है, या अपना कोई एजेंडा सेट करना होता है, तो आप इसमें मसाला डालते हैं कि भाई उसका नाम अतीक था इसलिए उसको गोली मार दी, उसके दाढ़ी थे इसलिए उसको गोली मार दी, उसकी टोपी थी इसलिए उसको गोली मार दी। विकास दुबे कौन सा दाढ़ी टोपी लगाकर घूम रहा था? अब मैं बोलूं, शांति विकास की जननी है और जनता हमेशा चाहती है कि शांति बनी रहे, अमन चैन सुख के साथ रहें। विशेषकर गरीब लोग जो सड़कों पर अपनी रोजी रोटी तलाशते हैं, जो ठेला रेड़ी पटरी जल्ली पल्ली धनिया पाउडर मिर्ची सब्जी बेचकर आजीविका पूरी करते हैं, वो चाहते हैं कि अमन चैन सुकून हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि आप बार बार वही मैंने कहा ना, मनोवैज्ञानिक शब्द जो हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई ये आपसे मात्र पूछ ले, एक सांसद हैं, बहुत बड़े सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, पता नहीं जिन लोगों ने लिखा उसको भी जेल में डाल दिया जाए, तो उसमें यह भी लिखा हुआ कि शरद पवार के वो दाहिने हाथ भी हैं और दाऊद के 2 शूटर को शरण देने का भी उन पर आरोप लग चुका है किसी जमाने में। और सुनिए, इसमें भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। दाऊद के 2 शूटर अरुण गावली को मारने निकले थे, यानी मुस्लिम गैंगस्टर के शूटर हिंदू गैंगस्टर को मारने निकले थे और उसको शरण देने का आरोप है। और कई और मुकदमे के बाद आज जनवरी से लेकर क्या कहते हैं, जनवरी से शुरू किया और आ गया दिसंबर, अभी दिसंबर नहीं आया है, आ ही जाएगा लगता है। धरने पर बैठी हुई है, बस अब समझ गए नाम के लेने की जरूरत है। मैं कहता हूं जेल में मत भेजिए,
अगर गुलाम नैतिकता सरवर बची जी, है तो पार्टी से निकाल दीजिए ना। गुलाम सरवर जी, उनके बचाव में पूरा तंत्र आपने लगा दिया। गुलाम उनका सरवर, जिक्र चुनाव में गुलाम नहीं सरवर होगा। जी, चुनाव में वोट अतीक का इसलिए नाम नहीं ले रहे कि इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि देखो हमने टाइट कर दिया नट, अब्दुल का नट टाइट कर दिया है। और नट गुलाम टाइट सरवर करने जी, पर राकेश त्रिपाठी जी अब कहा पूरे दाऊद- देश को 10 सेकंड और पूरे एक सेकंड देश और के राकेश लोगों को त्रिपाठी बताऊं, जवाब लूंगा। नट होता है 15%, बोल्ट होता है 85%। और जब ज्यादा टाइट कीजिएगा तो नट हो जाएगा स्लिप, और जब नट स्लिप होगा तो बोल्ट भी काम का नहीं बचेगा। ये उदाहरण देकर बता रहा हूं मैं। लीजिए बताइए राकेश त्रिपाठी जी, वैसे तो अरुण गवली, दाऊद इब्राहिम कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा कर दिया गुलाम सरवर साहब ने, लेकिन ये 1585 का नया दिया 80-20 के बाद, इसका जवाब भी दे दीजिए आप त्रिपाठी जी। देखिए गुलाम सरवर जी जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना, वो इसी बात के लिए कुख्यात पार्टी से ही तो नहीं हूं अलग सर। अलग समय पर हमेशा 15 करोड़ है, हम 15 करोड़ है, 85 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये 15-15 का जो बार बार राग गाते हैं ना, ये आप उत्तर प्रदेश में, नहीं, ये MIM वाले नहीं, UMM वाले हैं। मिस कर गए हैं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ये MIM वाले नहीं है, ये UMM वाले मैं हैं। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हूं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। उसी तरह के इस्तेमाल करते हैं ना। नहीं अच्छा। गुलाम सरवर हो, भाषा तो उसी तरह के इस्तेमाल करते हैं। ये नाम चाहे जितना बदल लें, है तो उसी गिरोह के व्यक्ति कि कैसे नट, अमन चैन वो को बताइए बचाया नट, जा सके, वो कह रहे हैं नट स्लिप हो गया तो फिर बोल्ट किस काम का बचेगा? अब्दुल का नट टाइट करना आम कर दिया आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ना। क्या ये गलत है क्या आरोप? मैं सुबह ही आ रहा हूं मैं। किसी एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बना करके हमने अपनी शान बनाया है। कोई अब्दुल के नाम पर जो बरगलाने की कोशिश मत करो। अभी और ये अब्दुल के बहन नाम कह पर रही थी ना कि तो ऐसा स्कूल बनाया है। अरे बेटी स्कूल पर मांगिए ना वोट, अतीक पर क्यों मांग रहे हैं आप? अतीक पर क्यों मांग रहे हैं वोट? यही तो आपत्ति है। एक एक करके सरवर साहब। त्रिपाठी जी हाँ, प्रदेश में आज परिवर्तन कैसा है? आज निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका, नगर पंचायत चेयरमैन में हमने आज मुस्लिमों को टिकट दिया है। इसलिए चाहे बहुत जितना बड़ा प्रयास एहसान कर करिए, दिया आपने। चलिए, अच्छा किया, स्वागत है। आज सरकार में मंत्री बना रखा है, 4 MLC बना रखे हैं, इसलिए आपके बरगलामों का कोई असर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज जो प्रधानमंत्री आवास मिले हैं ना, उसमें 27% हिस्सेदारी आज मुसलमानों की है। मगर मौर्या जी को नहीं मिला। वो बेचारा मौर्या जो गनर है, एक सेकंड, जिसने अतीक की हत्या की, उसका घर दिखाएगा सरवर जी एक सेकंड, प्लास्टिक। सरवर जी एक सेकंड, सरवर जी एक सेकंड, उनको जवाब पूरा कर ले दीजिए, फिर मैं लूंगा आपसे सवाल। सुबह भी कुछ कहना चाह रही हैं त्रिपाठी जी, पूरा कीजिए। नहीं देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये हाफिज गुलाम सरवर सरीखे लोग जो होते हैं जानबूझ करके मुसलमानों के रहनुमा के नाम पर अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं और इसलिए पूरे इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जबकि सच ये है अब मुसलमान से इस्लाम भी ले आए उठा के। जी ठीक है, कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान की तालीम ठीक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मदरसा मॉडर्नाइजेशन का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने काम बिल्कुल किया। सुबह, ठीक है त्रिपाठी जी, मैं इसका जवाब लूंगा। मैं सुबुई खान से एक जवाब ले रहा हूं। सुबुई खान बहुत देर से वेट करें। सरवर जी मैं आ रहा हूं एक सेकंड। सुबुई खान, हाँ। देखिए ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम जल्दी से complete गैंगस्टर्स कीजिएगा। में, माफियाज में, आतंकवादी में मुसलमान देखने लगते हैं और ये सोचते हैं कि मुसलमान को मार दिया तो हम कहीं ना कहीं अपने देख रहे हैं, समाज आप को वोट मांग बदनाम रहे हैं, कर रहे हमको कह रहे हैं। हैं। बीच यही में मत psychological word काटिए। है। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली। सरवर जी एक एक करके। अगर हम किसी अपराधी में मुसलमान देखेंगे तो हम अपने पूरे संप्रदाय को, समाज को बदनाम कर रहे हैं, हम अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं। मैं इस पे थोड़ा सा हमें उत्तर आश्चर्यचकित हूं। प्रदेशवासी सुबुई होने के खान, नाते खुश होना जी चाहिए। बिल्कुल, कि ये आपका पक्ष है। एक गैंगस्टर सेकंड, माफिया कम हुआ। कितनी स्मार्टली, एक सेकंड गुलाम सरवर जी की तारीफ होनी चाहिए यहां पर। कितने स्मार्टली उन्होंने, कितने प्रभावशाली तरीके से इस पूरे डिबेट को, लॉ एंड ऑर्डर वाले डिबेट को हिंदू बना मुसलमान डिबेट की तरफ ले गए। इन्होंने मैं एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर, मैं एक एग्जांपल दे रही थी मुस्लिम्स का ही। जी मैं सुबह ही आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। एक बात और दर्शकों को साफ कर देना चाहता हूं। अतीक के 70% अपराध अतीक अशरफ के जो थे, जो जिस समाज में उनका खौफ था, जिन लोगों को जमीनों को लूटा करते थे, तो कई रिपोर्ट्स हमने इंडिया टीवी पर चलाई हैं, वो मुसलमानों के ही थे, मुसलमानों को ही सताते थे। इसलिए इस डिबेट को हिंदू मुसलमान मत कीजिए, इसको लॉ एंड ऑर्डर पर ही रहने दीजिए। बाकी प्रोफेसर साहब जवाब देना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने शुरू से एक बात कही है, बहुत जिम्मेदारी से बात करी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और हमारे जो मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो इसीलिए दिक्कत में हैं कि आज तो ये वो विषय हमारे फेलियर का उठाने लग गए, हमारे इंटेलिजेंस का, हमारी सरकार का, हमारे लॉ एंड ऑर्डर का। इस फेलियर पे प्रश्न उठाने लग गए तो इनको दिक्कत का विषय होने लग गई। हम लोग इसी पर अड़े रहेंगे,
पूरे चुनाव में इसी पड़े रहेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से, जो स्मार्ट सिटी का आपने वादा करा था, आज उत्तर प्रदेश का जनमानस टॉर्च लेके निकल चुका है। और आप तो बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी इस देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, आप भी समय निकलिएगा, टॉर्च लेके निकलिएगा, इनके स्मार्ट सिटी ढूंढने का काम करिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं महानगरों और नगरों में क्या स्थिति है आज की। आज जी मैं कंप्लीट कर लूं? हाँ, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। महानगरों नगरों में स्थिति क्या है? एक बारिश बताने का काम करती है, जल भराव हो जाता है। हम लोग कार और अपनी साइकिल मोटरसाइकिल की ओर नहीं देखते, एक नाव को ढूंढने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम को त्रिपाठी जी, इनका सवाल चूंकि आप लेट से जुड़े इसलिए मैं आपसे एक सवाल ज्यादा ले रहा हूं। इनका सवाल सीधा सा ये है कि आप लोगों के पास आपकी सरकार के विकास के गिनाने के कुछ नहीं है, इसलिए इनकी सरकार के अपराध और बाकी किस्सों को निकालकर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। त्रिपाठी जी देखिए, वास्तविकता में विवेक, जिनका विकास पूरी तरह से केवल सैफई गांव तक जाकर के सिमट जाता हो, वो विकास की इबारत की क्या बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में सुदूर गोरखपुर का क्षेत्र हो या वाराणसी का क्षेत्र हो, प्रयागराज हो या मेरठ हो, हमने पूरे उत्तर प्रदेश को आज एक रंग में रखने का काम किया है। आज 24 घंटे बिजली केवल वीआईपी जिलों को नहीं मिल रही है, उत्तर प्रदेश के समूचे सोनभद्र से लेकर के सहारनपुर तक, मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली पहुंचाई है। और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा निश्चित तौर पर सबसे प्राथमिक मुद्दा होगा, क्योंकि ये नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और नगरीय निकाय के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है जो नगर क्षेत्र में जी। ठीक है, सुबोई ये कमेंट करना चाह रही है त्रिपाठी जी, मैं उनसे जल्दी से कमेंट लेता हूं। सुबोई जल्दी से। जी, इन्होंने जी ठीक है त्रिपाठी जी, जितने भी प्रवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करी है, एक छोटा सा और एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करूंगी। रामपुर का मैंने जिक्र किया था, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जहां पे हमेशा से आजम खान जीतता था, पहली बार रिकॉर्ड टूटा है और भाजपा का एक कैंडिडेट वहां जीता है, केवल और केवल इस कारण कि रामपुर की सभी महिलाएं कहती थी बेटियां महफूज है, बेटियां महफूज है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ठीक है। मेरे पास गुलाम सरवर की बाकी मेहमान डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाकर रखेगी, चाहे वो निकाय के चुनाव हो या चाहे वो 24 के चुनाव हो। अब इसका नतीजा क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।